बच्चों आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम क्या है, जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है, लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है या फिर उसके बाद में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से जान लेना चाहिए। अगर पहले से आप ये सारी चीजें जानते हैं तो फिर अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते या फिर आप भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को डिस्क्राइब किया गया है। आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से जब लाइट रेज ट्रैवल करती है तो क्या होता है, ग्लास स्लैब का क्या मतलब हो गया, एक शीशे का टुकड़ा है, ठीक है। उस शीशे के टुकड़े से अगर रेज ऑफ लाइट पास होगी तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और ये क्या है, इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये लाइट रेस कैसी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। यहाँ एयर है, ये ग्लास है और फिर नीचे में भी एयर है, तो जाहिर सी बात है ये ग्लास स्लैब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया। और ये एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास स्लैब क्या हो गया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मतलब लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही। तो आपको याद होगा इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फर्स्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि अगर रेज ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है। तो ये देखिए, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो रही है, हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट Q, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल को आप ड्रॉ कर ले। ये I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे R मैं ले लेती हूँ, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, देखिए ये वाला भी डॉटेड लाइन नॉर्मल है और ये डॉटेड लाइन भी नॉर्मल है और ये दोनों ही पैरेलल है, और बीच में ये जो लाइन है PQ वो ट्रांसवर्सल के तौर पर है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या ऑल्टरनेट एंगल है, तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो बच्चों देखो, ये लाइट रे अभी कहाँ पर है, डेंसर मीडियम में, और अब ये इमर्ज कहाँ पे होगी, रेयर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया, तो जब कभी भी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही होती है तो लाइट रेज जो इमर्ज होती है वो नॉर्मल के अवे चला जाएगा। तो ये चला गया नॉर्मल के अवे, और इस एंगल को मान लेते हैं I2, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रेज कहाँ जाती, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन चूंकि ये ग्लास स्लैब आ गया इसलिए ये रिफ्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ गई। तो अभी आप देखो, ये इमर्जेंट रे और ये डॉटेड लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, कभी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट ग्लास स्लैब से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होती है तो वो जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी, बिल्कुल उसी पाथ में नहीं जाएगी लेकिन इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। आप घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक ग्लास स्लैब लेना और आप एक लेजर बीम ले लो, ठीक है। लेजर बीम को लेकर के आप अंधेरे रूम में ये वाला प्रैक्टिकल करके देखो होता है कि नहीं, ठीक। आप किसी डायरेक्शन में किसी इंक्लाइंड एंगल पे, कोई एक एक्यूट एंगल पर आप लेजर बीम को ग्लास स्लैब में दो, आप देखना कि दूसरी तरफ जो लाइट जो इमर्ज होगी वो लाइट रेस इंसिडेंट रेस के पैरेलल होगी। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये मैथमेटिकली कितना सही है। मैथमेटिकली क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल है या नहीं। इस फिगर में लाइट रेस का 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक पॉइंट P पर, दूसरा पॉइंट Q पर। तो पहले हम पॉइंट P को कंसीडर करेंगे, फिर पॉइंट Q को करेंगे। तो पॉइंट P पर देखिए, अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लेते हैं कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है और एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P
What we can write? तो देखिए इंसीडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो आप यहाँ लिखो 1, और इंसीडेंट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है I1, तो ये हो गया साइन I1। रिफ्रैक्टिव मीडियम में देखिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और साइन R, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या मिला साइन I1 का वैल्यू n साइन R, इसका नाम इक्वेशन 1 देते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, पॉइंट Q। तो पॉइंट Q पर देखिए एक मीडियम ग्लास है और इमर्जेंट मीडियम क्या है, एयर। तो ग्लास में जब देखेंगे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखिए पहले यहाँ पे ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट पॉइंट Q। रिफ्रैक्शन एट पॉइंट Q पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n, और यहाँ पर एंगल क्या है R। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1, तो 1 डालिए, और साइन ये वाला क्या हो जाएगा I2। देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, n साइन R का वैल्यू साइन I1, n साइन R किसकी इक्वल है, साइन I1 के, यानी जहां कहीं भी n साइन R लिखा होगा उसकी जगह पे हम साइन I1 लिख सकते हैं। तो बस ये n साइन R है, इसको रिप्लेस कर दीजिए साइन I1 से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिला, साइन I2। अब देखिए हमें I1 निकालना है, देखना हमें I1 और I2 के बीच क्या रिलेशन है। तो ये साइन जो है, इस साइन को उस साइड भेजिए, तो जब साइन को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये हो गया साइन I2। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन इनवर्स और साइन दोनों कैंसिल हो जाता है, ऐसे करके कैंसिल करके तो दिखाते नहीं है, लेकिन दोनों कैंसिल हो जाता है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, I1 इक्वल टू I2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों का वैल्यू इक्वल। तो बच्चों थ्योरेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट ग्लास स्लैब से पास होती है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होती है, लेकिन अब हम देखेंगे अगर यही मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो क्या इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या नहीं होते, होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर पैरेलल नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते। ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, सराउंडिंग मीडियम एयर है, मतलब ये प्रिज्म एयर में रखी हुई है, और इस प्रिज्म से एक लाइट पास हो रही है जो कि मोनोक्रोमैटिक लाइट है। ये लाइट ग्लास प्रिज्म के इस प्रिंसिपल सेक्शन पर इंसिडेंट हुई है, इसीलिए इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये मोनोक्रोमैटिक लाइट एयर से ग्लास प्रिज्म में ट्रेवल कर रही है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो अभी हमें देखना है कि इस मोनोक्रोमैटिक लाइट का पाथ क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि ग्लास प्रिज्म के अंदर जाने के बाद इस मोनोक्रोमैटिक लाइट का पाथ क्या होगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, और ये मोनोक्रोमैटिक लाइट कहाँ चला गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए बच्चों, ये तो ग्लास प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, अब यही रिफ्रैक्टेड लाइट रे ग्लास प्रिज्म से बाहर इमर्ज होगी, यानी ग्लास प्रिज्म से एयर में ट्रेवल करेगी। इसका क्या मतलब हुआ, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी। तो हम ये बात जानते हैं कि जब कभी भी लाइट रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो इमर्जेंट रे का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस सरफेस पर एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, और ये लाइट रेस किस तरफ इमर्ज होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये हो गई इमर्जेंट रे। तो बच्चों हम जानते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है हम उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मैंने इसे यहाँ पे I1 से रिप्रेजेंट किया है। बच्चों देखो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती, चूंकि प्रिज्म है इसीलिए ये इमर्ज हुई है। तो देखिए इमर्ज रे को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये इंसिडेंट रे को कहीं पर कट कर रही है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वही होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। और ये देखिए बच्चों, ये इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस मैंने I2 से दिखाया, और एंगल ऑफ डेविएशन को मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों जब कभी भी ग्लास प्रिज्म से मोनोक्रोमैटिक लाइट पास होती है
तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कभी भी पैरेलल नहीं होती है, क्योंकि अगर पैरेलल होती तो इन दोनों को एक्सटेंड करने के बाद ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, लेकिन ये दोनों तो इंटरसेक्ट हुई है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कभी भी पैरेलल नहीं होते। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लास प्रिज्म के प्रिंसिपल सेक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एबीसी क्या है, ग्लास प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, और ये जो ग्रीन कलर है ये है इंसिडेंट रे जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और चूंकि ये एबी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई है इसीलिए हम इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को I1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है। फिर इमर्जेंट रे को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे सरफेस AC के ऊपर। उसके बाद ये रही इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस I2। और अब हमें इस फिगर में एंगल ऑफ डेविएशन को शो करना है, तो देखिए क्या करेंगे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों को ही एक्सटेंड कर देंगे, और यहाँ पर जो एंगल बना वो है डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जब कभी भी रेज ऑफ लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है, किसी प्रिज्म से पास होती है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कभी भी पैरेलल नहीं होती है। क्यों नहीं पैरेलल होती? क्योंकि ये प्रिज्म का जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो एक ट्रायंगुलर शेप है, और ट्रायंगल के तीनों साइड्स अनपैरेलल होते हैं, कभी भी पैरेलल नहीं होते। क्योंकि वो साइड्स पैरेलल नहीं है इसीलिए इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस भी पैरेलल नहीं है, और अगर इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस भी पैरेलल नहीं है तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे भी पैरेलल नहीं होंगे। अब हमें देखना है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल नहीं है, तो इनमें कुछ तो डेविएशन हुआ है, और वो डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे मैंने डेल्टा से दिखाया। और अब हमें वही पता करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल जो कि रेड एंड ब्लैक से बना हुआ है, PSQ। मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर बनाती हूँ। ये पॉइंट S है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट Q है, और ये वाला है एंगल ऑफ डेविएशन। ट्राइंगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उसके बारे में आप जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा। तो देखिए डेल्टा के अपोजिट में कौन कौन से आते हैं, एंगल P एंड एंगल Q। तो P और Q का नाम लिखिए आप, SPQ प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, SQP। ये दोनों एंगल्स के वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होते हैं, तो हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड हो, ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। मैं आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये पॉइंट P पर जो लाइन है नॉर्मल, ये देखिए ये नॉर्मल है, और ये रहा, यहाँ पे हमारा पॉइंट P है, यहाँ पे बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बीच से यहाँ पे लाइन गया है इस तरह से, जिसमें नीचे में R1 है, ओके, और ये वाला रिफ्लेक्टेड रहे, और ये वाला हमें पता करना है, यहाँ पे ना ऐसा पॉइंट S। तो आप ये देखो I1 का क्या मतलब है, इन दोनों का ये वाला पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल I1 यानी इंसिडेंट एंगल, और SPR इंसिडेंट एंगल I1 और SPR ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों इक्वल होंगे। आप लिखिए I1 एंड एंगल SPR आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल है तो देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, SPR को देखिए आप तोड़ के कैसे लिखेंगे, SPR, SP यहाँ पे R है, SPR को आप कैसे तोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे Q है, ठीक है। SPR को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, SPQ प्लस QPR। देखिए SPQ
प्लस QPR। इसका वैल्यू तो हमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए, लेकिन देखिए इसका वैल्यू पता है। QPR का वैल्यू क्या है? R1। तो क्या डालेंगे? QPR की जगह में क्या डाल देंगे? R1 के वैल्यू डाल देंगे। यहां से आप SPQ का वैल्यू निकालिए। SPQ को वही रहने देते हैं और ये R1 को यहाँ पर भेज देते हैं, मतलब I1 माइनस R1। इसका नाम आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, स्टार्टिंग वाले इक्वेशन को, और इसका नाम आप दे दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, बिल्कुल I2 और R2 के रिलेशनशिप में हमें एंगल Q का वैल्यू निकालना है। तो आप देखो I2 और ये पूरा एंगल SQR, एंगल SQR की मैं बात कर रही हूँ। मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ। ये आपका नॉर्मल, और ये है पॉइंट Q, और यहाँ पर है पॉइंट S, यहाँ पर है पॉइंट R। ये वाला है I2, यहाँ से एक रे है, ये है R1, यहाँ पर है पॉइंट P। तो यहाँ पे देखो I2 और ये वाला पूरा, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो उतना नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। यानी बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, किसका वैल्यू लिख सकते हैं? एंगल SQP। SQP क्या लिख सकते हैं? I2 माइनस R2। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे? इक्वेशन 1 में। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 उतारिए, क्या है? डेल्टा एंगल SPQ प्लस एंगल SQP। देखिए SPQ का क्या वैल्यू है? SPQ यहां पर इक्वेशन 2 I1 माइनस R1, और SQP का वैल्यू क्या है? I2 माइनस R2। आप यहां पर ब्रैकेट में मेंशन कीजिए कि आपने क्या किया है। बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। I1 और I1 को कलेक्ट, I1 और I2 को कलेक्ट कर लीजिए, और R1 माइनस R2 को कलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए I1 प्लस I2 को बिल्कुल वैसे रहने दीजिए, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो क्या हुआ? R1 प्लस R2। अभी भी हमारे पास दो अननोन एंगल है, क्या? R1 और R2। अब हमें इस R1 और R2 का कोई ऐसा वैल्यू यूज करना पड़ेगा जो स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है, और वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? R1 प्लस R2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो डेविएशन जो है वो किसी भी एंगल ऑफ प्रिज्म में कोई रे ऑफ लाइट किस एंगल से डेविएट हो रही है ये पता करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, APRQ, APRQ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना, ऊपर A, यहाँ P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री और यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री। अब क्वेश्चन है कैसे? यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बन रहा है? देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल ए बी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी अपने चारों साइड क्या करेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए मैं ए बी साइड को ड्रॉ करती हूँ, ए बी। यहाँ पर ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। यानी चारों साइड एंगल जो है वो कितने बन रहे हैं? 90 डिग्री बन रहे हैं। यानी कि एंगल ए पी आर वो क्या हो गया? 90। ठीक, उसी तरह से एसी सरफेस के ऊपर ये डॉटेड लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ये डॉटेड लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एंगल 90 बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर भी एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल्स का सम कितना मिला हमें? 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है बाकी जो दो एंगल बचे हैं वो दो एंगल का सम भी हमें क्या मिलने वाला है? 180 डिग्री ही मिलने वाला है, यानी सप्लीमेंट्री मिलने वाला है।
इसके अलावा ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए पी आर क्यू, यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रिज्म में जो बन रहा है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे और डेविएटेड रे, इन सब की वजह से जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बना वो क्वाड्रिलेटरल बहुत ही स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर होते हैं, यानी ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर चारों वर्टिसेस होंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरम है, क्या, अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। क्या मतलब है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, मतलब ये अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, 180 डिग्री। उसी तरह से ये वाला अपोजिट एंगल और ये वाला अपोजिट एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमें कितना मिलने वाला है, 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। तो अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट से देखें या फिर नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से देखें, दोनों ही केसेस में क्या हो रहे हैं, अपोजिट एंगल्स के सम हमें कितने मिल रहे हैं, सप्लीमेंट्री मिल रहा है। अभी आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये कैसे पता चला, यहाँ पे तो सर्कल नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये प्रूव्ड है, ज्योमेट्रिकली ये प्रूव्ड है कि अगर किसी भी प्रिज्म के प्रिंसिपल सेक्शन का अगर डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारी चीजों को ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो हमें जो क्वाड्रिलेटरल मिलता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये ज्योमेट्रिकली प्रूव्ड है। फिलहाल अभी इतना याद रखना आपको कि ये क्वाड्रिलेटरल APRQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा तो आप नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकती हो। लिखना पड़ेगा आपको, सिंस, इस डॉटेड लाइन का नाम कुछ दे देते हैं, ठीक है, क्या नाम दूं मैं, TR दे देती हूँ इसका नाम, और इसका नाम दे देती हूँ MR। लिखना पड़ेगा आपको, TR परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, देयरफॉर एंगल APR इक्वल टू 90 डिग्री है। सिमिलरली एंड MR भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या हो गए, एंगल AQR क्या है, 90 डिग्री है। देयरफॉर द सम ऑफ, कौन एंगल बचा, A, यानी कि PAQ, ये एंगल का सिंबल दीजिए, एंड नीचे वाला क्या है, PRM, नीचे वाला क्या है, PRQ, ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। इन दोनों एंगल को लिख दीजिए, PAQ प्लस PRQ, ये कितना है, 180 है। लिख दीजिए 180, लिख दिया मैंने 180। उसके बाद आपको क्या करना है, PAQ, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है तो उसकी जगह में आप सिर्फ A लिखो। PRQ की जगह में आप क्या लिख सकती हो, ये देखो, PRQ एक ट्राइंगल भी बन रहा है, ये ट्राइंगल देखो, PRQ, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, और ये वाला एंगल है PRQ। तो PRQ यहाँ से क्या मिलने वाला हमें, 180 माइनस R1 प्लस R2। क्यों मिलेगा ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात हम जानते हैं। तो ये R1 है, ये R2 है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस R1 प्लस R2, बस यही किया मैंने। अब PRQ की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाले वैल्यू लिखेंगे। देखो 180 माइनस R1 प्लस R2, देखो बच्चों ये वाला डायरेक्ट कट गया तो क्या बचा, माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। और हमारा टारगेट क्या था, R1 प्लस R2 का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ A। तो जब इसको वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो अब देखिए हमारे पास R1 प्लस R2 इक्वल टू A आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग R1 प्लस R2 इक्वल टू A
in the last equation. लास्ट इक्वेशन क्या था? डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. डेल्टा वैसे रह गया I1 प्लस I2 और इसकी जगह हम क्या डाल देंगे? R1 प्लस R2 की जगह में A डाल देंगे. बस हो गया ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म.